चलिए, हम पढ़ रहे थे हाइपरटेंशन के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, है ना। द फॉलोइंग आर द ऑर्गन वाइज इम्पैक्ट ऑफ द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के कारण ऑर्गन वाइज क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या होती हैं। तो देखें, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हार्ट। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं जो हार्ट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि क्या है, कि जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रोफी है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड फ्लो एंड कार्डियक एरिथमियाज। तो हार्ट के रिगार्डिंग या हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हार्ट में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एबनॉर्मलिटीज हो सकती है रिलेटेड टू ब्लड फ्लो एंड कार्डियक एरिथमियास। ओके, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द ब्रेन। अब ब्रेन में क्या क्या अफेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन इन्फ्रेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। आपने देखा है, सुना है कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है हाइपरटेंशन के कारण, सुना है क्या। सुना है सर। हाँ, जिसमें क्या होता है, आपका जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को ले जाती हैं, तो ब्रेन में ले जाती हैं, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर, जिसको हम इंटरनल हेमरेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द आई। आई से रिलेटेड क्या क्या अफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। Generalized narrowing of the retinal arterioles and in retina as microaneurysm, hemorrhage, हार्ड एक्सुडेट्स एंड कॉटन वुल स्पॉट्स। और आई में क्या होता है, जो आई में जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड ले जाती हैं, वो क्या हो सकती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो रेटिनल आर्टेरियोल्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, रेटिना में माइक्रो एन्यूरिज्म कर सकती हैं, है ना, हेमरेज कर सकती हैं, इसके साथ ही कॉटन वुल स्पॉट्स भी कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट। सभी अदर लोगों को माइक बंद करवा दीजिए ना। हाँ, सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें। ओके, अगर फिर किसी को रिगार्डिंग किसी वॉइस रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग कोई अगर दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं। ओके, सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग किडनी, जैसे कि मैक्रो एल्बुमिनिया है, जिसमें जो एल्बुमिन है उसकी क्रेटिनिन और जो रेशियो है वो कितना होगा, ग्रेटर देन 30 mg पर ग्राम, और माइक्रो में कितना होगा, 3 to 30 mg पर ग्राम। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेंट नहीं है ज़्यादा, इसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं कि हाइपरटेंशन के कारण ऑर्गन वाइज क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इज़ अ क्लास ऑफ डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो किस चीज़ से इन्वॉल्व रहती हैं, उनमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, हमारा हार्ट और ब्लड, इनसे रिगार्डिंग ब्लड वेसल्स, इनसे रिगार्डिंग डिजीज़ CVDs मीन्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर आती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्लूड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड जिसे बोलते हैं, सच एज एंजाइना एंड MI, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है, MI को कॉमनली और किस नाम से जाना जाता है, द अदर नेम ऑफ MI is heart attack. Okay. Okay. The cerebrovascular disease commonly known as stroke is also common. और cerebrovascular जो डिजीजेज होती है उसको हम कॉमनली और मतलब किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोक। ओके, जो कहाँ होता है मेनली, ब्रेन में। ब्रेन में। ओके, वेरी गुड।
अब देखिए रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है। पहले भी हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कोई मुझे बताएगा कि एज किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है, मॉडिफिएबल या नॉन मॉडिफिएबल? नॉन मॉडिफिएबल। ओके। ओबेसिटी कैसा है, मॉडिफिएबल या नॉन मॉडिफिएबल? मॉडिफिएबल। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, पास्ट हिस्ट्री, नॉन मॉडिफिएबल। क्लियर हुआ ना ये? तो ये रिस्क फैक्टर्स वही हैं सारे, पढ़ के बताना है क्या? देखो क्या, एज, जेंडर, टबैको यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, अनहेल्थी डाइट, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, साइको सोशल फैक्टर्स, पॉवर्टी, लो एजुकेशन स्टेशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है या बन सकता है, आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, CHD जो डिसीज़ है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो उसमें चेस्ट पेन पढ़ रहे हैं। चेस्ट पेन का दूसरा नाम क्या है? एंजाइना। ओके, अब देखिए एंजाइना और एमआई में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम डिसाइड करें कि जो पेन हो रहा है वो एमआई का है या फिर एंजाइना का है। ठीक है, तो देखिए क्या है, टिपिकल एंजाइना की जब हम बात करते हैं तो सबस्टर्नल प्रेशर रेडिएटिंग टू नेक। सबस्टर्नल प्रेशर जो मीन्स क्या होता है, जो एक पेन जो स्टार्ट होगा, जो सबस्टर्नल प्रेशर जो रहेगा वो रेडिएट होगा नेक, नेक से हमारा जॉ से आर्म, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, लेस देन 20 to 30 मिनट्स। ओके, मीन्स अगर ये दर्द स्टार्ट होगा जो कहाँ से, सब एक्सटर्नल, मीन्स हमारे यहाँ से सब एक्सटर्नल प्रेशर के साथ नेक, नेक से हमारा जॉ से हमारा जो आर्म है उसमें होगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कितनी होगी, 20 to 30 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी। विच में बी एसोसिएटेड विथ, और इसके साथ क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, डिस्निया, पैल्पिटेशंस, नोजिया, वोमिटिंग, एंड विच इंक्रीजेज विथ एक्सर्शन, डिक्रीज विथ रेस्ट। ओके, और एक्सर्शन मीन्स ताकत के साथ, दम। हाँ बोलो। पैल्पिटेशन क्या होता है? पैल्पिटेशन का मीन्स होता है थकावट, जिसमें पल्स आप फील करोगे तो पल्स जल्दी जल्दी फील होगी, जल्दी जल्दी। ओके ओके, हाँ, और इसके साथ ही क्या, हाँ परकसन, वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन रहते हैं, जिसके स्टेप्स हमने पढ़ते, वो तो फिजिकल एग्जामिनेशन में चला जाता है। ये परकसन अलग होता है, पैल्पिटेशन अलग है। ओके, अच्छा, हाँ, पर्सपिरेशन अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ क्या है, इसके साथ ही हम क्या पढ़ रहे थे कि इंक्रीज विथ एक्सर्शन, और ताकत के साथ वो क्या करेगा, सांस लेगा, मतलब दम लगाएगा सांस लेने में, है ना। एंड डिक्रीज विथ रेस्ट, और रेस्ट करेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एमआई की बात करते हैं तो एमआई हैज़ इंक्रीज्ड एंजाइना इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। एमआई में क्या होता है, जो एंजाइना है इसी की जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है दोनों एकदम बढ़ जाती हैं। जैसे कि इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 30 मिनट्स। ओके, और साथ में क्या रहेगा, 25% ऑफ MI क्लिनिकली साइलेंट। और कितने परसेंट MI के केसेस जो क्लिनिकली साइलेंट मिलते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं, 25% जो केसेस होते हैं वो MI के क्लिनिकली साइलेंट होते हैं। मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी तुरंत रैपिडली MI होगा, और आपको उसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स इतनी जल्दी शो ही नहीं होंगे, जब तक शो होंगे उसके बाद तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स, और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जनरलाइज वीकनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकता है। ठीक है, एप्रीहेंशन, एंजाइटी हो सकती है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो सकता है। मीन्स ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो साथ में देखने को
मिलते हैं। एप्रीहेंशन मीन्स? एप्रीहेंशन का मीन्स होता है एप्रीहेंशन का मीन्स कि कंबाइंडली कुछ ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स जो साथ में देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, कोई भी बीमारी होती है तो उसके एक कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स फिक्स है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआई इश्चेमिया। फीचर्स नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआई इश्चेमिया। तो मायोकार्डियल इश्चेमिया में कौन से फीचर्स हैं जो नॉट कैरेक्टराइज्ड हैं। देखिए, शार्प पेन ब्राउड बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट और कफ। एमआई में क्या नहीं दिखेगा, अगर वो खांस रहा है या फिर रेस्पिरेटरी मूवमेंट कर रहा है तब उसके चेस्ट में पेन, शार्प पेन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, पेन दैट मे बी लोकलाइज्ड बाय द टिप ऑफ वन फिंगर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक फिंगर पर ही पेन होगा। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि इंडेक्स फिंगर पे आपके पेन हो रहा है। ठीक, वेरी ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ पेन दैट लास्ट अ फ्यू सेकेंड्स। और बहुत ज़्यादा हाई ब्रीफ एपिसोड्स जो पेन के हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, पता चला कुछ ही सेकंड में पेन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसा नहीं रहेगा। ऊपर लिखा है फीचर्स नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ओके ऑफ एमआई। एमआई में कौन कौन से फीचर्स है जो नहीं दिखेंगे। ठीक, याद रखना, यहां से एक्सेप्ट का क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। पेन रिप्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट और पैल्पेशन ओवर द चेस्ट। और ऐसा जैसे पेन जो रिप्रोड्यूस नहीं होगा, जैसे अगर मूवमेंट हो रहा है चेस्ट का तब ऐसा नहीं है कि तभी पेन होगा, नहीं तो पेन नहीं होगा ऐसा। ठीक, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट पेन दैट लास्ट फॉर मैनी आवर्स विदाउट अदर इश्यमिक सिम्टम। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि लगातार कॉन्स्टेंटली पेन है जो बना रहेगा कुछ घंटों तक, और लेकिन एमआई के कोई और सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एमआई के अंदर जो ये फीचर्स है वो नहीं देखने को मिलते। ठीक है, यहाँ सिर्फ एमआई और एंजाइना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्ट्रोक इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रोक का बन सकता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रोक क्या होता है। मेनली स्ट्रोक की डेफिनेशन हम देखें तो अ स्ट्रोक मीन्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सडनली डैमेज्ड। स्ट्रोक का मीन्स है कि हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या है, सडनली डैमेज होने लगा। कैसे, इफ एन आर्टरी इन द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड बाय द थ्रोम्बस। किसके कारण, जो हमारी ब्रेन की जो आर्टरी है, ब्रेन में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें क्या हो गया, वो ब्लॉक्ड हो गई है ना। किसके कारण ब्लॉक्ड हो गई, किसने ब्लॉक्ड कर दिया उन्हें, थ्रोम्बस ने। ओके, तो थ्रोम्बस के कारण वो ब्लॉक्ड हो गई, जिसके कारण इट कॉज है स्ट्रोक, और जिसके कारण क्या है, स्ट्रोक कॉज हो गया। ठीक है, थ्रोम्बस मतलब क्लॉटिंग है क्या? हाँ, ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस को अगर हम जनरल भाषा में बोले, ब्लड क्लॉट, रक्त का जो थक्का है, क्लॉट है, वो जाके आर्टरी को क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण जो आर्टरी उस ब्रेन के जिस पार्ट को O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी, वहां की सेल्स क्या होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी, और वो स्ट्रोक कॉज कर देगा। ओके, अब देखिए, इफ एन आर्टरी इन द ब्रेन लीक्स देन टू इट डैमेज द ब्रेन एंड कॉज ए स्ट्रोक। और या फिर क्या हो गई, वहाँ जो आर्टरी है वो एकदम लीक हो गई। इफ एन आर्टरी इन द ब्रेन लीक्स देन टू इट डैमेज, लीक्स हो गई, वो डैमेज हो गई वहाँ से, तब भी वो स्ट्रोक को कॉज कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एक्यूट इवेंट। कौन कौन से इवेंट होते हैं या क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक हो जाएगा तब। तो देखिए, स्ट्रोक हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या हमें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ वन हाफ ऑफ बॉडी और वन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रोक होता है तो क्या होगा, या तो उस पेशेंट की हाफ बॉडी या फिर कोई पार्ट बॉडी का वो क्या हो जाएगा, उसमें वीकनेस आ जाएगी, प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं पैरालाइज्ड हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट सेकंड, सडन ऑनसेट ऑफ इनएबिलिटी और डिफिकल्टी इन स्पीच। और सडनली क्या देखने को मिलेगा हमें कि वो जो व्यक्ति है उसमें इनएबिलिटी आ गई है, वो अच्छे से स्पीच नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बोलने में उसकी जीभ है वो लड़खड़ा रही है। ओके। नेक्स्ट, सडन ऑनसेट ऑफ इम्बैलेंस। और सडनली हम देखेंगे, जैसे ही देखा है अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो वो खड़ा हुआ है तो वो गिर जाएगा, बैठा है तो गिर जाएगा और उसका इम्बैलेंस हो जाएगी उसकी बॉडी, वो अपने आप की बॉडी को बैलेंस नहीं रख पाएगा। ठीक। सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, आंखों के सामने धुंधला धुंधलापन छाने लगेगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, सडन ऑनसेट ऑफ डिजीनेस एंड स्पिनिंग। डिजीनेस कैसी, थकावट सी रहेगी, हल्के से चक्कर टाइप में आ सकते हैं उसे। ठीक। सडन सीवियर हेडेक, हेडेक हो सकता है, उसे सर दर्द हो सकता है, उसे झटके भी आ सकते हैं। ठीक। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो से सडनली वो अपना कैसा हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो सकती है। ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे कब, अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक हो गया है तब। ओके। अब देखिए क्या मैनेजमेंट क्या है। पेशेंट ऑफ स्ट्रोक रिप्रेजेंटिंग विद इन 6 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स शुड बी रेफर्ड टू अ सेकेंडरी केयर फॉर इनिशियल असेसमेंट। अगर हमें 6 आवर्स तक देखना है, अगर 6 आवर्स तक लगता है पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है और उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तब हमें क्या करना है, उसे सेकेंडरी लेवल पर रेफ़र कर देना है। ओके। The follow-up of patients presenting with a complete stroke not requiring acute care such as respiratory distress can be managed at the PSC level। और हमें देखना है, पेशेंट का फॉलोअप करना है कि कंप्लीटेड स्ट्रोक नॉट रिक्वायर्ड एक्यूट केयर, और स्ट्रोक में कंप्लीट रिक्वायर्ड केयर तो नहीं देनी, या फिर उसे ऐसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को देखना है। अगर ऐसा है तो हमें ऑक्सीजन लगाकर उसे तुरंत ही क्या कर देना, रेफर कर देना है सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर। ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके। अब हम बात करते हैं, देखो साइलेंटली पढ़ते हैं तो ज़्यादा कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता, अगर किसी को कोई भी किसी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है बीच में। ओके। अब बात करते हैं हम ओबेसिटी। अच्छा, ओबेसिटी के बारे में हमने इससे पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो मुझे ओबेसिटी की कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या होगा? हमने एक टर्म पढ़ा था, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन द बॉडी, पढ़ा था कि नहीं? बॉडी हाँ के सर, पेट अंदर हो फैट का जाता है। एक्यूमुलेशन हो जाना एक्सेसिव अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी। ओके। तो देखिए क्या है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन दैट में इम्पेयर हेल्थ। तो वही चीज़ आया कि एक्सेसिव एबनॉर्मली क्या होना, वो फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना बॉडी में, जो हमारी हेल्थ पर कैसा इम्पैक्ट डालता है, निगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव जो हेल्थ इफेक्ट है वो शो कराता है। ठीक। अब देखिए बीएमआई के बारे में दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, याद रखना। बीएमआई का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू, में और हाइट मीटर स्क्वायर। हाँ, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके। यस। हमेशा याद रखना, वजन ऊपर रहेगा, हाइट नीचे रहेगी, हाइट मीटर में रहेगी, ना कि सेंटीमीटर, ना फुट, ना इंच। ओके। ओके सर। चलिए आगे देखिए, बीएमआई इज अ सिंपल इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट दैट इज अच्छा, बीएमआई कैसे है सिंपल इंडेक्स, वो किसको करता है? वेट फॉर हाइट है, एज फॉर हाइट है, हाइट फॉर वेट है, क्या है? वेट फॉर हाइट। पहले हम वेट लेते ना, तो वेट फॉर हाइट, ठीक है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके। वेट फॉर हाइट, क्लियर हुआ? कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट। अच्छा, बीएमआई इंडेक्स का यूज हम किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, कोई मुझे बताएगा? ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर ऑल ऑफ दीज?
All of these. मैंने पूछा बीएमआई को हम किस लिए करते हैं? Obesity. मेनली हम Obesity, ओबेसिटी sir. के लिए करते हैं, ओके, ओवरवेट के लिए करते हैं, ठीक। आगे देखिए, Okay. इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट इन मीटर्स। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही इसने बता दिया, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है WHO का क्राइटेरिया। इसमें से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आपको बताना है कि WHO का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। अगर लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर है तो हम क्या बोलेंगे उसे? अंडरवेट। अब वो आपसे पूछ लेगा, अकॉर्डिंग टू WHO द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द ओबेसिटी, अंडरवेट का क्राइटेरिया BMI का कितना होता है? मोर देन 18.5, मोर देन 18.5 और लेस, या फिर सॉरी, पहला मैंने बताया कि लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, मोर देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर, या ऑल ऑफ दीज? 18.5. Less than 18.5. लेस देन 18. And 8. हाँ, लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, जिसको अंडर वेट बोलते हैं, ओके। दूसरा आपको याद रखना है कि नॉर्मल BMI रेट कितना होता है? 18.5 to 24.9. हाँ, 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर जो नॉर्मल है। अब जैसे प्री हाइपरटेंशन हमने पढ़ा था, इसी प्रकार से प्री ओबेस पर्सन कितने से कितने माना जाएगा? 25 टू 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके। Yes, sir. अब 30 टू 34.9 kg पर मीटर स्क्वायर कैसा रहेगा? ओबेस क्लास 1 जो रहेगी उसमें, ठीक है। और ओबेस क्लास सेकंड का क्राइटेरिया कितना रहेगा? 35 टू 39.9 kg पर मीटर स्क्वायर। और 9.9. हाँ, ये आपको सिर्फ इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, अंडरवेट और नॉर्मल मेनली और प्री ओबेस, ठीक है। क्यों सर? हाँ, अगर मेरा वेट 65 है तो हम ओवर वेट में चले गए। 65 60 नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि आपका वेट अगर 65 पे या 70 है तो आप ओवर वेट में चले गए। BMI कितना आ रहा है? अकॉर्डिंग देखेंगे। हाइट के अकॉर्डिंग, वेरी गुड। आपने अगर किसी लोगों ने जिम देखी होगी या जिम में गए होंगे तो वहाँ एक चार्ट लगा होता है, देखा है, जिस पर हाइट लिखी रहती है और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वह भी लिखा रहता है, देखा है क्या? नहीं देखा तो कोई, हाइट मीटर का। हमेशा याद रखिए, हम देख रहे हैं इसमें BMI कैसे निकालते हैं। वजन को हम किलोग्राम में लेंगे, हाइट को हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, और फिर देखेंगे फिर BMI का रेट कितना आ रहा है। मतलब 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है, या 18.5 से कम आ रहा है, या फिर 25 टू 29.9 तक आ रहा है, कितने आ रहा है, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग इसका जो वेट है वो इससे ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है, ओके। जी। ओके, अब देखिए, हाउ एवर द रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर ओबेसिटी फॉर एशियंस बेस्ड ऑन BMI इज एज फॉलो। एशिया, जो एशिया महाद्वीप है जिसके अंदर कम से कम 43 कंट्रियाँ आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ओके। तो इन कंट्रीज़ में जो एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, एशिया जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो एक नॉर्मल BMI का, एक एशियन लोगों के लिए एक नॉर्मल BMI का रेशियो निकाला है, बनाया है, वो क्या है कि 18.5 से कम रहेगा तो वो रहेगा अंडरवेट, ओके। और 18.5 से 22.9 तक रहेगा तो वो नॉर्मल कहेंगे उसे हम। और 23 से 24.9 kg रहेगा तब उसे ओवरवेट बोल देंगे।
और 25 से एबव हो जाएगा तब हम उसे ओबेसिटी बोल देंगे। ये है एशिया के लिए, एशिया महाद्वीप में जो लोग रहते हैं उनके लिए। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो WHO के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया हमने इससे ऊपर पढ़ा था वो रहेगा। ठीक है, देखो WHO का तो क्राइटेरिया सभी लोग याद कर लेते हैं, एशिया का नहीं करते हैं। और वो क्वेश्चन पूछ लेता है एशिया से कि क्राइटेरिया फॉर ओबेसिटी फॉर एशियंस बेस्ड ऑन BMI, तो ओवरवेट या ओबेसिटी कितने पर माना जा रहा है? ओवरवेट माना जा रहा है 23 से 24.9 पे, और 25 से अबव पर हम उसे किस में काउंट कर रहे हैं? ओबेसिटी में। अब देखिए, राइज्ड BMI इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब जो BMI राइज्ड हो जाता है तो वो किन किन डिजीजेस के लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है? हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, इसके साथ ही मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, अ हाईली डिसेबलिंग डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द जॉइंट्स जिसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम कैंसर्स अकर हो सकते हैं जैसे कि जिसमें एंडोमेट्रियल है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट है, लिवर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, किडनी और कोलोन कैंसर भी हो सकते हैं। ये सब किसके कारण हो रहे हैं? ओबेसिटी के कारण। अब देखिए, द रिस्क फॉर दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन BMI। अगर जैसे जैसे BMI रेट बढ़ता जाता है तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, और ओबेसिटी के बढ़ने के साथ ही ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेस पेशेंट इन अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब ओवरवेट या ओबेस पेशेंट है, उनकी ट्रीटमेंट की जो स्टेप्स हैं या स्टेप प्रोसेस है वो कितनी है? 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप कौन कौन सी है? फर्स्ट स्टेप में तो हमें वही करना है, असेसमेंट रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ओबेसिटी एंड द एब्सोल्यूट रिस्क स्टेटस। हमें सबसे पहले यही पता करना है, असेसमेंट करना है कि उसकी ओबेसिटी कितने डिग्री की ओबेसिटी है, कितना उसका BMI आ रहा है, और उसको किस प्रकार के रिस्क फैक्टर है, किस प्रकार के रिस्क स्टेटस पे वो अभी एट प्रेजेंट है। ओके, दूसरा क्या है? मैनेजमेंट इंक्लूड्स द रिडक्शन ऑफ एक्सेस वेट बाय डाइट कंट्रोल एंड फिजिकल एक्टिविटी। और हमें क्या करना है? उसकी ओबेसिटी मैनेजमेंट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? उसके लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बदलना है, डाइटरी हैबिट्स बदलनी है, फिजिकल एक्टिविटी करानी है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को रिड्यूस करना है, एक्सेसिव कैफिनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्मोकिंग अगर वो करती है तो उसे अवॉइड करना है उनसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है जिसके कारण क्या हो, उसकी ओबेसिटी को हम क्या कर सकें? मैनेज कर सकें, और उसको जो रिस्क जो फैक्टर्स हैं, है ना, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हम कम से कम कर सकें। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, वेस्ट सरकमपेरेंस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल अ क्लिनिकल कैन बी यूज टू इवेल्युएट अ पेशेंट्स एब्डोमिनल फैट बिफोर एंड ड्यूरिंग वेट लॉस ट्रीटमेंट। अगर हम किसी को वेट लॉस ट्रीटमेंट या वेट लॉस जो मेथड्स या थेरेपी दे रहे हैं तो उस टाइम पर हमें वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, ये किससे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे, कोई बताएगा? वेस्ट सरकमफेरेंस है। हाँ, वेस्ट सरकमफेरेंस। अब वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल अ क्लिनिशियन कैन यूज टू इवेल्युएट अ पेशेंट्स एब्डोमिनल फैट बिफोर एंड ड्यूरिंग वेट लॉस ट्रीटमेंट इज। ठीक है, वेइंग मशीन, यूज्ड वेस्ट सरकमफेरेंस, यूज्ड BMI, या फिर नन ऑफ दीज? वेस्ट सरकमफेरेंस ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल क्लिनिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द पेशेंट का एब्डोमिनल फैट को चेक करने के लिए, जब हम उसे बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर, है ना, आफ्टर द वेट लॉस ट्रीटमेंट, या तो पहले और जब हम वेट लॉस ट्रेनिंग दे रहे हैं उस टाइम पर।
देखिए, टू मेजर वेस्ट सर्कमफेरेंस लोकेट द अपर हिप बोन एंड द टॉप ऑफ द राइट इलियक क्रस्ट, प्लेस अ मेजरिंग टैप इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द एब्डोमिनल एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कि आप जो वेस्ट मेजरमेंट कर रहे हो उसकी साइट क्या है। किस साइड से आप वेस्ट मैनेजमेंट करोगे। इलियक क्रस्ट सर। हाँ, देखिए कहाँ से लोकेशन क्या रहेगी, द अपर हिप बोन, जो अपर हिप बोन है, और एंड द टॉप ऑफ द राइट इलियक, और जो राइट इलियक क्रस्ट है। इलियक क्रस्ट किसी को फील होता है क्या। आप अपनी कमर पर देखिए, साइड में एक हड्डी है जो आपको फील हो रही होगी। जब आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं कमर पर, तब आप इलियक क्रस्ट पर अपना थंब रखते हैं। किसी को फील हो रही है क्या। हेलो। हुई सर, हुई। हाँ, अगर आप कमर पर देखोगे तो दोनों साइड एक हड्डी निकली होगी थोड़ी सी ऊपर, है ना, जिसको हम इलियक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आईएम इंजेक्शन में हम इसका यूज करते हैं कि नहीं करते, फॉर द साइड डिटेक्शन, है ना। ओके, तो इलियक क्रस्ट से लेकर चलेंगे। प्लेस अ मेजरिंग टैप इन हॉरिजेंटल प्लेन अराउंड द एब्डोमिनल एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट बिफोर रेडिएटिंग द टैप मेजर, इंश्योर दैट द टैप इज नॉट टू टाइट और नॉट टू लूज और डू नॉट कंप्रेस द स्किन, इट इज़ अ पैरेलल टू द फ्लोर। और जब हम टैप को लगाएंगे तो हमें इंश्योर कर लेंगे कि टैप कैसा, स्ट्रेचेबल टैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, टैप ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, स्किन को कंप्रेस नहीं करना चाहिए ज़्यादा टैप को द्वारा। ठीक है, एंड इज पैरेलल रहना चाहिए किसके, फ्लोर के। द मेजरमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन, और ये हमें मेजरमेंट कब करना है, जब वो इंस्पायरेशन कर रहा है या एक्सपायरेशन कर रहा है। हेलो। एक्सपायरेशन का क्या मतलब है, कोई बताएगा। सांस ले रहा है या छोड़ रहा है। किसी चीज को छोड़ रहा है। जब छोड़ रहा है तब। ठीक है, अब देखिए क्या है। अच्छा, अमित, स्टार्ट करें। सभी को स्क्रीन शो हो रही है। हेलो। यस सर, हो रही है। चलिए ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, वेस्ट सरकमफेरेंस मेन में कितना होना चाहिए। 90 से नीचे। मोर देन 90 या लेस देन 19 सेंटीमीटर। लेस देन 90 सेंटीमीटर। और वुमन में कितना होना चाहिए, लेस देन 80, मतलब ग्रेटर देन, हु हैव वेस्ट सरकमफेरेंस ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। ओके, देखिए, मैन हु हैव वेस्ट सरकमफेरेंस ग्रेटर देन 19 सेंटीमीटर, अगर हाँ, अगर 19 से ज़्यादा मैन में हो जाएगा तब हम उसे ओबेसिटी में काउंट कर लेंगे। 19 से कम मैन का और 18 से कम, 80 से कम वुमन का। ओके, अगर 80 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम उसे किस में काउंट कर देंगे, ओबेसिटी में। ओके, और बाकी का इसमें कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर्स लिखे हैं तो रिस्क फैक्टर्स हमें पता है, बाकी का कुछ है नहीं। अब देखते हैं मैनेजमेंट। अच्छा, ओबेसिटी के लिए मैनेजमेंट क्या रहेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। डाइट मॉडिफिकेशन, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियर थेरेपी, ये सारे इफेक्टिव टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओके,
इतना क्लियर हुआ? जी सर। अब वो आपसे पूछ लेगा द मैनेजमेंट all of these which management of the obesity accept, ओके जो आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट्स है वो मैंने ओबेसिटी के मैनेजमेंट में को एक्सेप्ट है, मैनेजमेंट से एक्सेप्ट है? पहला ऑप्शन डाइट मॉडिफिकेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन सी बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन 4 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सर। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ओबेसिटी का जो मैनेजमेंट है उसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई रूल ही नहीं है ना। मेनली हमें फोकस क्या करना है उसके ओबेसिटी के लिए। तो देखिए डाइटरी थेरेपी में हम देखें क्या है, डाइटरी थेरेपी इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मॉडिफाइंग डाइट्स टू रिड्यूस वेट। डाइट को हम क्या करेंगे, डाइटरी जो उसका पैटर्न है, डाइटरी जो हैबिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे टू रिड्यूस वेट। द डाइट शुड बी लो इन कैलोरी बट इट शुड नॉट बी टू लो। हम उसको ऐसी डाइट देंगे जो लो कैलोरी लो फैट हो उसमें, ठीक है, लेकिन उसको इतनी भी कम नहीं देंगे कि पता चले वो अंडर न्यूट्रिशन से माल न्यूट्रिशन में पहुंच जाए, ठीक है। लेस देन 800 किलो कैलोरी पर डे इन जनरल डाइट कंटेनिंग 1000 to 1200 किलो कैलोरी पर डे शुड बी सिलेक्टेड फॉर द मोस्ट वुमन, ठीक है। अच्छा, वुमन के लिए हमें डाइटरी मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी तक उसे देना चाहिए? हाँ, 1000 to 1200 किलो कैलोरी पर डे। और एक कॉमन डाइट कितने से कितनी देनी चाहिए मैन के लिए, कितने किलो कैलोरी से कितने किलो कैलोरी होना चाहिए? 1200 to 1600 किलो कैलोरी पर डे, 100 to 1500 किलो कैलोरी पर डे, 1200 to 1800 किलो कैलोरी पर डे, या फिर 2000 to 2500 किलो कैलोरी पर डे। 2025 हाँ, कितना? 2000 से 25 से 2200 आता है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ एक नॉर्मल डाइट कितने किलो कैलोरी मैन के लिए चूज करनी चाहिए? नीचे लिखा तो है 1200 से 1600 किलो। 1200 से 1600। हाँ, किलो कैलोरी पर डे, ओके। अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या कराना है हमें, उसको फिजिकल एक्टिविटी कराना है, ठीक है, उसको सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एक्टिविटी में कराएंगे। कम से कम उसे पर डे कितने मिनट एक्सरसाइज करानी है? 30 मिनट, ओके। और उसको साथ में हम बिहेवियर थेरेपी देंगे। बिहेवियर थेरेपी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे उसका, कि अगर वो किन्नी ऐसे सब्सटेंस को यूज करता है, जंक फूड ज़्यादा खाता है, या फिर वो बस पूरे दिन खाता रहता है या सोता रहता है, या फिर मोबाइल टीवी ज़्यादा देखता रहता है, तो उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है उसका, जिसके कारण क्या हो, उसके ये लाइफ स्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन आए और उसका वेट लॉस हो, ठीक है, ओके। यस सर। अब देखिए, अब देखते हैं हम इंटीग्रेशन अप्रोच फॉर द एनसीडीज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन अप्रोच ऑफ एनसीडीज इसको छोड़ दीजिए। हाँ, पढ़ते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं अगर, अमिता बुलाइए, अमिता। ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं तो ब्लाइंडनेस में देखिए क्या है, ब्लाइंडनेस कैटेगराइज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ब्लाइंडनेस को क्या कह सकते हैं हम, कि ब्लाइंडनेस क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस जो अगर किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में वो अगर ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं तब हम उसे बोलेंगे कि ये व्यक्ति में ब्लाइंडनेस है। पहली कंडीशन क्या रहेगी, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट
और persons who does not have light perception और persons who have light perception but cannot count fingers at a distance of 1 meter even with spectacles, best possible correction। तो एक तो हम कब बोलेंगे, किस कंडीशन में बोलेंगे कि जो पेशेंट है वो ब्लाइंडनेस है उसके अंदर, जब क्या है कि उसमें टोटल एब्सेंस है साइट का, वो लाइट में ऑब्स्टेकल जो चश्मे जिनको लगाकर हम चेक करते हैं उनके थ्रू 1 मीटर की डिस्टेंस से क्लियरली उसको फिंगर्स हैं वो विजिबल नहीं हो रही हैं। ओके। सेकंड, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60। अब मुझे ये बताइए, विजुअल एक्विटी हम जो चेक करते हैं, आई जो टेस्ट कराते हैं वहाँ वो किस चार्ट के थ्रू कराते हैं, किस चार्ट को यूज करते हैं? स्नेलिन चार्ट। क्या बोलते हैं उसे? स्नेलिन चार्ट। स्नेलिन नहीं, स्नेलिन। ओके, स्नेलिन चार्ट। अब इसके अलावा नॉर्मल विजुअल एक्विटी कितनी होनी चाहिए? 6/6। और कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? देखो लिखा है सेकंड, विजुअल एक्टिविटी नॉट एक्सीडिंग, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 6/60। ओके, इन द बेटर आई करेक्शन। एंड थर्ड क्या है? लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। और लिमिटेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ विजन मीन्स जो अगर हम देख रहे हैं वो 20 डिग्री या उससे कम नहीं होना चाहिए एंगल उसका विजन का। ठीक है, अगर आप एक आंख बंद करके देखते हो तो कम से कम कितने डिग्री का एंगल बन के दिखता है, कितने डिग्री हम कवर करते हैं अगर एक आंख से देखा जाए तो? बताएगा कोई मुझे? कितना, कोई बताएगा? 20 डिग्री। नहीं, दोनों आंखों से कितनी डिग्री का एंगल कवर करते हैं हम? 180 डिग्री दोनों आंखों से। और एक आंख को बंद करके जब हम देखते हैं तो 150 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल कवर करते हैं? 150। एक आंख से, दोनों आंखों से 180। ठीक है, याद रखना, वो पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछेगा ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। विजुअल एक्यूटी यहाँ दी है तो नॉर्मल विजन कितना होता है? 6/6 होता है, 6/6 होता है। अगर लो विजन है तो कितने से? मिनिमम लेस देन और मिनिमम इक्वल और बेटर देन, तो कितने से कितना होना चाहिए। ठीक है, ब्लाइंडनेस के कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लाइंडनेस कब कब होगा। लो विजन का नहीं पूछेगा, ब्लाइंडनेस का पूछ सकता है। तो मैक्सिमम कितने से कम, लेस देन होना चाहिए। देखिए, ब्लाइंडनेस 3/60 है और फिंगर काउंटिंग एट 3 मीटर, और फिंगर को हमें कितनी दूर से काउंट कराना है? 3 मीटर दूर से। मैक्सिमम लेस देन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर से। अगर वो अच्छे से काउंट नहीं कर पाता है तब वो ब्लाइंडनेस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/60 है, फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर से। अगर वो अच्छे से नहीं देख पा रहा है फिंगर्स को तब वो ब्लाइंडनेस की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट, नो लाइट परसेप्शन, लाइट का कोई परसेप्शन ही नहीं हो रहा उसकी आंखों में, तब भी वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, NPCB। NPCB जो प्रोग्राम है उसका पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब मुझे बताइए, इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस ब्लाइंडनेस के कारण, मतलब ब्लाइंडनेस का है, वो किस डिजीज के कारण है? कितने परसेंट है? 62.6%। अब मुझे बताइए, कैटरैक्ट जो डिजीज है वो किस प्रकार की डिजीज है? प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, क्यूरेटेबल ब्लाइंडनेस है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? क्यूरेटेबल है, प्रिवेंटेबल है? क्यूरेटेबल है। ओके,
ओके, अब आगे देखिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम के? टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ ब्लाइंडनेस थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड at primary, secondary, tertiary levels based on assessment of the overall burden of visual impairment in the country। हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है परसेंटेज के, ऐसे पेशेंटों के परसेंटेज को रिड्यूस करना है जो क्या करते हैं, जो क्या है ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, या उनमें आइडेंटिफाई करना है उनका कि ऐसे कैसे कितने पेशेंट हैं जो ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और उनको क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, उनका मैनेजमेंट करना है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे सेकेंडरी लेवल या टर्सरी लेवल का। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथन द स्ट्रेटजी ऑफ एनपीसीबी फॉर हाई हेल्थ। अच्छा मुझे बताइए, विजन 2020 किस डिजीज या किसके रिगार्डिंग बनाया गया था? विजन 2020 किसी को पता है क्या? विजन 2020 जो बनाया गया था वो बनाया गया था ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, आई हेल्थ के लिए। वो आपसे पूछ लेगा विजन 2020 किससे रिगार्डिंग है, किससे संबंधित है? ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ब्लाइंडनेस, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसको आप लिख लेना बुक में अपने कहीं भी कि विजन 2020 किस लिए चलाया गया। ठीक है, आगे देखिए, एनसीपीवी फॉर आई हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विसेज एंड क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी। ठीक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, मोटो था एनपीसीबी का, कि वो आई हेल्थ के लिए क्या करे, अवेयरनेस करे, विजुअल इम्पेयरमेंट को क्या करे, इसके लिए तो इसको दूर करे, और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर है वो प्रोवाइड करे। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी टू बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेरियस सब स्पेशलिटीज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? आई और आई के रिगार्डिंग जो भी डिजीजेज हैं उनकी हम स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब वो आपसे, और RIO का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक, स्पीकर म्यूट कर लो, ये कौन है? अब देखिए आगे, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द एक्सिस्टिंग एंड डेवलपिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। और क्या करना? स्ट्रेंथनिंग देना, पावरफुल बनाना, डेवलपिंग करना, क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज को कहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रूरल एरियाज में और इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में आई केयर के रिगार्डिंग और आई क्लिनिक को बनाना, जिससे क्या हो, क्या मिले, स्ट्रेंथनिंग मिले, और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना रिगार्डिंग किस लिए? जिससे हम हाई केयर को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट, टू एनहेंस कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन आई केयर एंड ले स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स। और इन्हेंस करना, बढ़ावा देना, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाना आई केयर के रिगार्डिंग, कि वो अपनी आई साइट को किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग ग्वालियर में रहते हैं, जिन लोगों ने JH अगर परिसर देखा है, JH में गए हैं, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ OPD में दवा वितरण होता है। वहाँ उस बोर्ड पर पूरे डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि किस तरीके से हम क्या चीज़ें खाकर किस तरीके से हम आई केयर, अपनी आई की हेल्थ को या विजन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। किसी ने पढ़े हैं क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं, सुबह और शाम ठंडे पानी से आँखों को अच्छे तरीके से वॉश करें, आँखों में किसी प्रकार का कोई काजल, कोई लाइनर, ये चीज़ें ना लगाएं। बाहर जब भी निकले धूप में सन ग्लासेस पहन कर निकले। ये चीज़ें नॉर्मल कॉमन, ये पता है कि नहीं पता? सभी को पता है ना? यही आई के गर्म पानी से धो लेते, जैसे कौन धो लेता है गर्म पानी? ठंडियों के दिन में अपन
नहीं, जैसे ठंडियों के दिनों में अपन लोग गर्म पानी से नहाते हैं, हाँ उस टाइम पे यदि गर्म पानी से आंख धो लें तो क्या दिक्कत होती है क्या? दिक्कत नहीं होती, बस जलन पड़ती है, इसीलिए हमेशा हमेशा नॉर्मल पानी यूज करें, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। अब नहीं तो आप बोलो कि सर ने बोला था ठंडे पानी से, तो बोल दो फ्रिज का पानी निकाल के उनसे आंखें साफ धोना है, ठीक है। ओके, नॉर्मल जिसे बोलते हैं वाटर, है ना। नेक्स्ट, इंक्रीज एंड एक्सपेंड रिसर्च फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल। और क्या करना, रिसर्च करना, रिसर्च के फील्ड में एक्सपेंडेशन लाना, बढ़ावा देना किन चीज़ों को, कि हम ब्लाइंडनेस को किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विजुअल जो एक्विटी है उसको नॉर्मल बनाए रख सकते हैं लोगों की, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक, और अगर आपने उसको एमिकासिन लगा दिया तो उसमें परमानेंटली क्या आ जाएगी, डीफनेस आ जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी मेडिकेशंस है जो अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर दे देते हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमें किस पर देखने को मिलता है, फीटस पर। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि NSAID भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है वो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ हियरिंग impaired young and old people in India, which amounts to serve loss of productivity both physical and economic in an effort to tackle the high incidence of deafness in the country in view the preventable nature of this disability। और जो NPPCD जो प्रोग्राम है वो किससे रिगार्डिंग है, डीफनेस से। अब डीफनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, क्या है, टू प्रिवेंट एंड अवॉइडेबल हियरिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिजीज़ और इंजुरी। हमें प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है कि हियरिंग लॉस ना हो, इनके जो केसेस हैं वो कम से कम मिलें, इनसे जो डिजीज़ हैं उनको कम से कम मिले। सबके ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं कि जो बीमारी है वो उनके जो पेशेंट्स हैं वो कम से कम मिलें, अच्छे तरीके से हम उनका मैनेजमेंट कर पाएँ, पीपल्स हैं जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हेल्थ एजुकेशन दे रिगार्डिंग जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं या जिस प्रोग्राम पर हम वर्क कर रहे हैं उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम उन्हें एजुकेट करें। यही सारी चीज़ें तो टाइम टाइम पर उन्हें फॉलो अप करें, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, डायग्नोसिस करना एंड ट्रीटमेंट करना अगर ईयर प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग लॉस एंड डीफनेस, जो हियरिंग लॉस कर सकता है या डीफनेस कर। अच्छा मुझे बताइए, द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ पाई जाती है बच्चों में, निमोनिया पाया जाता है, और पाई जाती है एक और कान से रिलेटेड, हम डीफनेस पढ़ रहे हैं तो डीफनेस की कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में, चिल्ड्रंस में, ओटाइटिस मीडिया। ओके, कान का बहना, हाँ नहीं, कान का बहना नहीं बोल सकते उसे हम, इन्फ्लामेशन इन द मिडिल ईयर की एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डीफनेस के, टू मेडिकली रिहेबिलिटेट पर्सन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स सफरिंग विथ डीफनेस। टू मेडिकली क्या करना उन्हें, रिहेबिलिटेशन। अच्छा, रिहेबिलिटेशन कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, कोई मुझे बताएगा। मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। वेरी गुड, 4 रिहेबिलिटेशन होते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिन लोगों ने क्लास लिया उन्हें याद होगा। ओके, तो मेडिकली क्या करना है, हमें रिहेबिलिटेट करना है जो जितने भी एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनको जो सफ़र कर रहे हैं किससे, या तो किसी भी प्रकार की ईआई डिजीज से या फिर डीफनेस से। ओके, नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन द एक्सिस्टिंग इंटरसेक्टोरल लिंकेज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स ऑफ पर्सन विद डीफनेस। और क्या करना, जो डीफनेस के रिगार्डिंग जो भी एनजीओज या जो प्रोग्राम्स और भी चल रहे हैं उनको सब में को लिंकअप करके साथ में लेकर चलना और उन्हें क्या करना,
उस प्रोग्राम को स्ट्रेंथ बढ़ाना, उस प्रोग्राम की ताकत बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर ईयर केयर सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर इक्विपमेंट एंड मटेरियल एंड ट्रेनिंग पर्सनल। और क्या करना, हमें ट्रेनिंग पर्सनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और इन सब के क्या करना, इनको बढ़ाना, इनके जो नंबर्स में इनको इंक्रीज करना, जिससे क्या हो, हम अपने प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल टबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, किस सन में आया था? 2007-8 में। वेरी गुड, 2007 और 8 में। नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? सुनीता बघेल। तो नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम वो 2007 और 2008 के अंदर आया था। इसका मुख्य मोटो क्या है, देखिए, टबैको यूज इन वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर फॉर अ नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर, लंग डिजीजेज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। अब ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इसके भी वही ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टबाको यूज़ एंड टबाको कंट्रोल लॉज। हमें टबाको कंट्रोल लॉज के बारे में, टबाकू जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करने से कौन कौन से उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस प्रकार के हमें लॉसेस हो सकते हैं, किस प्रकार के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में बताना, जो हमारी हेल्थ पर पड़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तम्बाकू कंट्रोल लॉज, और फैसिलिटेट कराना इफेक्टिवली जो तम्बाकू कंट्रोल जो लॉज हैं उनको फॉलो अप कराना। आपने देखा होगा जो सिगरेट जो बॉक्स रहता है या जो तम्बाकू जो आती है पैकेट आता है, उस पर अब क्या रहता है कि गवर्नमेंट का एक नियम है कि अगर आप कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस से तम्बाकू प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, बेचते हो, तो आप जिस रैपर में उसको पैक कर रहे हो उसके ऊपर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखना है कि दिस प्रोडक्ट इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ, टू द हेल्थ, एंड साथ में ही आपको लिखना है, उसका एक पिक्चर भी लगाना है। आपने देखा है सिगरेट की डिब्बी हो या फिर चाहे वो तंबाकू हो, उस पर कैंसर का, ओरल कैंसर का एक पूरा पिक्चर बन के आता है, देखा है? वो पहले ही गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको ये चीज़ अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट करके रखनी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, यूज करने वाले तो तब भी कर रहे हैं, है ना? ठीक। नेक्स्ट, टू कंट्रोल टबाको कंजप्शन एंड मिनिमाइज द डेथ्स कॉज्ड बाय इट, और कंट्रोल करना टबाकू कंजप्शन को कंट्रोल कराना, साथ में ही कंट्रोल करना कि उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कम से कम लोग उसको खाएं, जिससे उनकी डेथ का जो रेशियो वो भी कम हो। सबसे मील्स में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो कौन सा कैंसर है? ओरल कैंसर। ओरल कैंसर। रीज़न क्या है ओरल कैंसर का? को यूज करते हैं। हाँ, अब वो आप, हाँ, अब वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, च्यूइंग कर सकते हो, समझ में आया? ओके, द वेरियस एक्टिविटीज़ प्लान टू कंट्रोल टबाको यूज़, क्या क्या हम एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं टबाको कंट्रोल को यूज करने के लिए? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करना, लोगों का हेल्थ कैंप लगाना, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। IEC एक्टिविटी, IEC का फुल फॉर्म बताएगा कोई? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को क्या करना, एक्टिविटीज़ को फॉलो करना। मॉनिटरिंग टबाकू कंट्रोल लॉज एंड रिपोर्टिंग, और मॉनिटर करना जो टबाकू कंट्रोल के रिगार्डिंग जो लॉज बनाए हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग करना, साथ में सर्वे करना और सर्विलेंस करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थायराइड डिजीज। क्या है अब? थायराइड डिजीज। ठीक, थायराइड डिजीज की हम बात करें तो देखिए क्या है, द थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कितने हार्मोन सीक्रेट करती है? कितने हार्मोन सीक्रेट करती है? थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 एंड T4। T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। ओके, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 बोलते हैं, एंड इट्स प्रो हार्मोन,
थायरोक्सिन T4 आर टायरोसिन बेस्ड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड दैट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब वो आपसे यही पूछता है कि थायराइड ग्लैंड का मुख्य फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म को रीड को करना। हाँ, अगर थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पर वो किस चीज को अफेक्ट करेंगे? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड को तो करेंगे ही। थायराइड ग्लैंड का मुख्य फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म को, हाँ, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करें। ओके, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना। अरे वो थायराइड की टेबलेट लेने का क्वेश्चन आया था, उसका और बता देना कब कैसे। अच्छा, थायराइड की टेबलेट का है ना? हाँ, आया था जो कि खाली पेट लेना है या फले पेट लेना है, वो अभी हम आगे इसी में पढ़ेंगे, ठीक है? खाने से कब कैसे क्या लेना समझा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसके अलावा T3 एंड T4 आर पार्शियली कंपोज्ड ऑफ आयोडीन। और जो T3 टाइआइडोथायरोन है ना, थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयोडीन जो रहता है, आयोडीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? हाइपर का मीन्स क्या होगा सर? हाइपर का मीन्स बढ़ जाना, और थायरॉयडिज्म तो देखिए क्या है? इज द कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड। अब वो यहाँ से आपको डेफिनेशन देगा, आपको डेफिनेशन याद रखनी है किसकी है। वो बोलेगा द कंडीशन इन विच occurs due to excessive production of thyroid hormones by the thyroid gland is called hyperthyroidism, hypothyroidism, both या none of these। तो हमें पता है कि जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड के, तब हम उसे क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, अब देखिए साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? नर्वसनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज पर्सिपिरेशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट्स द मीन्स ऑफ पर्सिपिरेशन? किसी को पता है? नहीं सर। क्या होगा? हैवी स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आना जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछेगा व्हाट्स द मीन्स ऑफ पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मीन्स क्या है? एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव थ्रस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो पर्सपिरेशन का मीन्स क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग। इसके अलावा हार्ट रेसिंग, हैंड ट्रिमर्स, एंजाइटी, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, थिनिंग ऑफ द स्किन, फाइन ब्रिटल हेयर। फाइन ब्रिटल हेयर का मतलब क्या होगा? फाइन ब्रिटल हेयर का मतलब रूखे सूखे बाल होते हैं, देखिए, बालों का पतला हो जाना और रूखे हो जाना, ब्रेक हो जाना, बीच में से टूटने लगते हैं ना बाल। एंड मस्कुलर वीकनेस होना, स्पेशली इन द अपर आर्म्स एंड थाइज। मसल्स का वीकनेस हो जाना, जो अपर आर्म और थाई है उसकी, ठीक है। अब मेजर क्लिनिकल इंक्लूड्स और क्या क्या हो सकता है देखिए। वेट लॉस हो सकता है, ऑफन अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, मीन्स भूख बढ़ जाएगी लेकिन वजन घटने लगेगा।
साथ में एंजाइटी, नेक्स्ट इसके आगे इंटॉलरेंस ऑफ हीट, नेक्स्ट हेयर लॉस स्पेशली ऑफ द आउटर थर्ड ऑफ द आईब्रोज, आगे की साइड के जो बाल हैं वो क्या होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, लॉस होना लगेगा। मसल सैक होगा, वीकनेस, फटेग, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, हाई ब्लड शुगर, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, ट्रेमर्स हो सकता है, ठीक है, प्रीटिबियल मिक्सोडेमा हो सकता है, इमोशनल लायबिलिटी हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है। ये भी और सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक ही थी, एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन, सेकंड व्हाट्स द मीन्स ऑफ पर्स्पिरेशन, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन शायद हमारे एग्जाम में पूछा गया था, आया था क्या? ओके, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस का क्या मेथड है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज कंफर्म्ड बाय ब्लड टेस्ट दैट शो अ डिक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लेवल of below 0.05 international micro international unit per DL and elevated T4 and T3 levels। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म की टेस्ट जो हम चेक करते हैं वो किससे, ब्लड टेस्ट से करते हैं। अब उसमें जो इनका जो रेशियो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T3 एंड T4 का, वो क्या होगा, कम होगा या बढ़ जाएगा, आप मुझे बताना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है TSH है, उसका लेवल क्या हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 0.05 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर DL, याद रखना। और T3 एंड T4 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, T3 एंड T4 में हाइपर, हाँ बोलो। हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ता है ना सर? नहीं, जब हम डायग्नोज करेंगे तो उसमें देखेंगे, जब हम आप देखोगे तो उसमें क्या रहेगा, T3 एंड T4 तो बढ़ेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपर का मीन्स होता है बढ़ना, हाइपोथायरॉयडिज्म में कम होंगे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या रहेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी रेंज से कम हो जाएगा, 0.05 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर DL, और साथ में ही T3 एंड T4 है, इनका लेवल बढ़ जाएगा। ओके, in addition to testing the TSH level, many doctors test for T3, free T3, T4 and और free T4 and more details रहे। और इसके साथ ही और अगर डिटेल में हमें जांच करनी है तो उसके लिए हम TSH लेवल अलग से, फ्री T3, फ्री T4 ये भी कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी हमने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ा, अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड और लो थायराइड is a common disorder of the endocrine system in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormones। ऐसी कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायराइड हार्मोन्स है उनका कम सीक्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, इसके भी सिम्टम्स सेम एज वैसे ही हैं, फटीग होगा, फीलिंग कोल्ड होगा, पुअर मेमोरी कंसंट्रेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पुअर एपेटाइट रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, ठीक है, हॉर्स वॉइस रहेगी, फीमेल्स हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रह सकते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन, पुअर हीटिंग, कुछ साइन भी रहेंगे, ड्राइनेस, कोर्स स्किन, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ रहेंगी, मिक्सेडेमा हो सकता है, हेयर लॉस, स्लो पल्स रेट रह सकती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ डेफिनेशंस और डायग्नोसिस में जो हमने बताया रेट कि कितने क्राइटेरिया रहता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ठीक है। मिक्सडीमा क्या कहलाता है? मिक्सोडीमा, हाँ,
मिक्सोडीमा इससे पहले किसी ने पढ़ा है क्या? हेलो हेलो, हाँ सर। इससे पहले किसी ने मिक्सोडीमा नाम शब्द सुना है क्या? नहीं सर। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सुना। स्किन हो जाती है। क्या हो जाती है? मेढक जैसी स्किन। मेढक जैसी स्किन। हाँ, और कोई बताएगा? थोड़ा सा और बताओ कोई। देखो, अगर नहीं सुना तो यहाँ से आप पढ़ के थोड़ा सा मुझे अंदाजा लगा के पढ़ के बता सकते हो, तो शायद अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो। कुछ समझ में आ रहा है? ये टर्म समझ में नहीं आ रहा था जी। मिको पॉलीसैकेराइड। अरे टर्म की कोई बात ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं? स्किन के नीचे कार्बोहाइड्रेट का जमा हाँ, रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। पढ़े थे कि नहीं? यस। तो जो पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डिपोजिशन हो जाता है स्किन के अंदर, और जो गर्दन है वो कैसी हो जाती है? मेढक जैसी एकदम। स्किन जो चर्बी है वो फोल्ड्स के फॉर्म में बन जाती है। ठीक है? हेलो। ओके सर। और इसको डिटेल में कल आप लोग मुझे पढ़ के आना, फिर आप बताना। अगर नहीं बताते तो फिर मैं और डिटेल में इसको समझा दूंगा। ठीक है? कल आपको मिक्सोडीमा पढ़ के आना है, मिक्सोडीमा क्या होता है। ठीक है? इसके आगे का जो हमें वो अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से इंजुरीज एंड एक्सीडेंट से हम पढ़ेंगे, और उसके बाद कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी, और कल हमारी नेक्स्ट यूनिट 3 भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ओके। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया? कुछ नहीं सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हमने यहीं ओवर की।